करें शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज़ुद्दीन स्कूल ऑन फिज़िक्स जो है इसका 6th सेशन आप कह लें स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमने एक सब्जेक्ट दोबारा से इंक्लूड किया दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो पहला जो स्कूल था उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स हमने स्टडी किया था। तो कुछ टॉपिक्स उसमें कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स रहते थे। तो इस स्कूल में पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक हम कवर कर पाएँगे दैट इज़ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम शुरू करने से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की चंद एक चीज़ें जो है रिव्यू हम करेंगे। तो ये कलर ज़रा बताइएगा अगर ठीक है। जी, क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसकी कुछ अप्रोचेज़ लिखना चाहता हूँ, जिन अप्रोचेज़ के थ्रू इसको हम स्टडी करते हैं। तो मेन 3-4 अप्रोचेज़ हैं। सबसे पहले तो अप्रोच है इसकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन लॉज़ को इस्तेमाल करते हुए क्लासिकल मैकेनिक्स के या आप कह लें कि मोशन के रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फिर सेकंड अप्रोच है लैग्रांजियन मैकेनिक्स। इसी तरह से एक डिफरेंट अप्रोच है दैट इज़ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। इसके अलावा भी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। एडवांस कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे एक है जी, लैग्रांजियन मैकेनिक्स की स्कीम ऐसे होती है कि सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम एक डिफाइन करते हैं जिसमें मोशन हो रही होती है। अब जब मैं सिस्टम की बात करूँ या ये मैनी पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, वन पार्टिकल की जब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, वन पार्टिकल भी बेसिकली आप ये कह लेंगे टू बॉडी सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम ही होता है। जैसे मैं कहता हूँ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
पार्टिकल्स और उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, उनके मैसेज क्या है, और टाइम कोऑर्डिनेट किस टाइम पे कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, तो ये चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, फिर रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि किस रिस्पेक्ट से या किस आप कह लें कि पार्टिकल के रिस्पेक्ट से, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट से हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो कॉमनली हम रिलेटिव मोशन ही स्टडी कर रहे होते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज लैग्रांज मैकेनिक्स के अंदर हमारा जो अल्टीमेट गोल होगा वो होगा आइलर लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांजियन डिफाइन करना होगा। अब लैग्रांजियन अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टडी की है तो आपको हाउ ना होगी उसकी, अदरवाइज मैं लैग्रांजियन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि लैग्रांजियन किसके इक्वल होता है। लैग्रांजियन इक्वल होता है L is equal to T minus V, where T is kinetic energy and V is potential energy। अच्छा, अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में ऑल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इन सिंपल नोटेशन हम इसको लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसके लिए डिफरेंट नोटेशंस यूज होंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस नोटेशन में 1/2 एम क्यू डॉट स्क्वायर। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नोटेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हाउएवर काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आती है। तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कॉमनली वी से शो किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि सिस्टम किस तरह का है, सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स कौन से, तो ये कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ी सी स्टडी की है तो काइंडली एक चीज़ का आपने रिव्यू करना है, दैट आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो वो भी लैग्रांजियन को डिफाइन करने में काम आएंगे। एक तो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कंस्ट्रेंट्स और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। मैं शॉर्टली ये तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो लेकिन आपने इसको डीपली स्टडी करना है क्योंकि ये यहाँ पर यूज़ होनी है। अच्छा जी, पहले है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक सिंगल पार्टिकल है और उसकी मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं 3 डायमेंशन में, तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x, y एंड z, ठीक है। और for a particle in 3D, तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे q1, q2 एंड q3। और इसी तरह से अगर आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं तो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की तादाद डबल हो जाएगी। हर पार्टिकल के लिए 3-3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और n आपके पास पार्टिकल्स हैं तो ये तादाद 3n हो जाएगी। तो फॉर n पार्टिकल्स इट बिकम्स 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब अगली बात करते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें कोई भी पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। अब फ्रीली मूव कैसे कर सकता है, जैसे मेरे पास ये पेन है,
अगर मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये फ्रीली नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ यहाँ से बांध दूँ, तो बांध के और यहाँ पे कहीं ऊपर लटका दूँ, तो ये कैसे मूव कर सकेगा? ये जस्ट ये इस तरह से प्लेन में मूव कर सकेगा, लेफ्ट एंड राइट। तो इस पे मैंने एक क्या किया है, एक कंडीशन लगा दी, इसको बांध दिया, इसको फ्री नहीं रखा। जब फ्री नहीं रखेंगे, बांध देंगे, तो बांधने का मतलब है कि इस पर एक कंस्ट्रेंट लगा दी है। तो इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल है वो एक सर्कल के अंदर ही मूव कर सकता है। लेट्स सपोज there is a particle that can move only inside the circle or on the boundary of the circle। तो इस पे भी हमने कंडीशन लगा दी। जितनी भी हम कंडीशंस लगाते हैं उनको नाम दिया जाता है कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट में से माइनस किया जाता है। आप दूसरे अल्फाज में ये कह लेंगे जितने भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे अगर ये पेन है, ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी तरफ मूव करवा सकता हूँ। एक पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल जिसको हम कहते हैं। फ्री पार्टिकल का मतलब है कि वो किसी भी तरफ 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है। लेकिन हम अगर ये कह दें कि जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मैं मूव कर सकता हूँ इस सरफेस के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर मैं चल सकता हूँ। मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ और बैकवर्ड आ सकता हूँ। इसी तरह से मैं लेफ़्ट मूव कर सकता हूँ और मैं राइट मूव कर सकता हूँ, और मैं ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। तो ये मेरी मोशन पे एक कंस्ट्रेंट लग गई है कि मैं अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम तो 3 डायमेंशनल है जिसमें मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर ये कंस्ट्रेंट लग गई है कि मैं एक एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर सकता, तो एक कोऑर्डिनेट जो है वो जनरलाइज में से माइनस होके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो ये एक कंस्ट्रेंट लग गई, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरे सिर्फ 2 रह जाएंगे, वो होगा लेफ्ट एंड राइट। ये एक कोऑर्डिनेट आप कह लें जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और फ्रंट एंड बैक। इस तरह से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट में ये कहता हूँ कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे आपके पास माइनस कंस्ट्रेंट्स। जैसे पिछले सिस्टम की बात करें जिसमें हमने कहा कि एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं। अब उन्हीं पार्टिकल्स पे अगर हम एक ऐसी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, जैसे मैंने अपनी ही मिसाल दी कि मैं अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता, तो अगर कोई ऐसी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाएंगे Tn माइनस, अगर सिर्फ एक ही पार्टिकल पे कंस्ट्रेंट है तो 3n माइनस 1 आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आप लोग जितने बैठे हुए हैं, आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं और आपको मैं कंसीडर करूं कि आप पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर n पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। ये कंडीशन मैंने सिर्फ अपने ऊपर ही लगाई है फिलहाल। अगर आपके ऊपर भी ऐसी ही कंडीशन है कि आप भी अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते, तो कितनी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी? वो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी उस सूरत में 3n माइनस n। हर पार्टिकल पे एक एक कंस्ट्रेंट ऐसे लगती है कि वो अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हेल्पफुल है लैग्रांजियन को डिफाइन करने में। सर मैक्सिमम कितनी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं? कंस्ट्रेंट्स तो देखें, जो मिनिमम मोशन की जब हम बात करते हैं ना, तो वो लीनियर मोशन है, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन के ऊपर आप ये कंस्ट्रेंट अभी मैंने लगाई है कि अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते, अगर हम ये भी कंस्ट्रेंट लगा दें कि फ्रंट एंड बैक मूव नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ इस लाइन के लॉन्ग ही मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर कंस्ट्रेंट्स कितनी आ जाएगी? 2 डायमेंशन को हम रिमूव कर देंगे, तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिर सिर्फ एक ही रह जाएगी। तो और ये डिपेंड करता है, अच्छा जो डिग्री कंस्ट्रेंट्स है वो फिर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। लाइक यही मैंने अभी एग्जांपल दी है। अभी हमने अपना असल टॉपिक शुरू नहीं किया, ये रिव्यू ही चल रहा है। फॉर एग्जांपल यही सिंपल पेंडुलम की है, तो सिंपल पेंडुलम की मोशन लेफ्ट एंड राइट है, और ये आप कंसीडर कर लें कि प्लेन आपके पास XY प्लेन है, तो इसकी मोशन ये देखिए ज़रा, ये इस तरह से लेट्स सपोज ये Y कोऑर्डिनेट है
और ये एक्स कोऑर्डिनेट। इसके लिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए। इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है। अब इसको अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बजाय पोलर कोऑर्डिनेट्स पे ले लें तो इसके लिए ये लेट्स सपोज लेंथ की बजाय मैं इसको कह देता हूँ ये आर, ठीक है, और ये इसकी जो मोशन डिफाइन हो रही है एट द अदर पोजीशन वो है थीटा। तो आर तो हमने फिक्स कर दिया, जो फिक्स हो गया वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में से निकल गया। तो अब इसके लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है जिसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो है थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर देखिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा उस पे सिस्टम पे कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स का। तो हाउएवर यहाँ ये चीज़ें बताने का मकसद है कि अगर आप ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसको स्टडी करना है तो इन चीज़ों की थोड़ी बहुत आपको भावना होनी चाहिए जी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम हम शुरू करने जा रहे हैं। जो सारी चीज़ें हमने लिखनी है यहाँ पर सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के बारे में। जी दो मैं एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूँ। एक है वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कॉमन एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक है आपके पास लेट्स सपोज अर्थ, और सेकंड ऑब्जेक्ट है सन। अच्छा अब ये कैसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। तो सन जो है उसकी जो आप कह लें ग्रेविटी है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साथ ये कैसे इंटरेक्शन कर रहा है हमारा कंसर्न ये है। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ये इंटरेक्शन एक लाइन के लॉन्ग आप कह सकते हैं कर रहा है। अब लाइन कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। ये हम कहते हैं कि इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान एक इंटरेक्शन है, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन कैसी है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे देते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, ये दोनों के सेंटर्स के दरमियान एक्ट कर रही है और एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल इज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम, सॉरी आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड अनदर ऑब्जेक्ट that is proton inside the nucleus। अब इनके दरमियान कौन सी फोर्स है, इनके दरमियान जो फोर्स है that is कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स जो है वो भी दोनों के सेंटर्स के दरमियान ही एक्ट कर रही है और एक लाइन के अलोंग ही एक्ट कर रही है। तो ये फोर्स कौन सी है, ये सेंट्रल फोर्स है जो दोनों के सेंटर्स के दरमियान एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है। तो अगर प्रॉपरली डिफाइन किया जाए सेंट्रल फोर्स को तो इसको डिफाइन किया जा सकता है अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स along a straight line, act between centers of two objects and along a straight line. That is central force. That is called central force. अच्छा अब ये जो मैंने लाइन बनाई है दोनों के दरमियान, इस लाइन को अगर हम R से रिप्रेजेंट करें तो ये फोर्स कैसी होगी। सेंट्रल फोर्स को फिर लिखा जा सकता है, इट इज गिवन एज इन जनरल F दैट इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ R और ये होगी अलोंग
दिस लाइन, ये आर जो यहाँ पर मैंने लिखा है हैड, इसका मतलब है कि ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो लाइन है उसी के अलॉन्ग। अब ये डिपेंड करेगा, सम टाइम ये पॉजिटिव होगी, सम टाइम नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं सन और अर्थ की, तो ये मैंने अभी बताया कि ये कौन सी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कूलम फोर्स है। दोनों ही अगर आप फोर्सेस देखें, कूलम फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का हम इनवर्स स्क्वायर फोर्स का नाम देते हैं। तो फॉर सन सिस्टम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, इन बोथ केसेस ये फोर्स जो एफ ऑफ आर है ये इक्वल होगी के ओवर आर स्क्वायर। लेकिन एक सिस्टम में ये पॉजिटिव होगी, दूसरे सिस्टम में ये नेगेटिव होगी। अब अगर हम देखें अर्थ सन सिस्टम तो उसके लिए पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम देखें तो ये नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बन सकती है। तो सन और अर्थ सिस्टम में ये रिपल्सिव फोर्स होगी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम में ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और उसी वजह से फिर ये जो आर है वो भी डिफाइन होगा। तो बहरहाल अब हम एक जनरलाइज सिस्टम लेंगे, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की, इसके अलावा भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जी क्वेश्चन सर, ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होगी फिलहाल इस केस में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और ऊपर ग्रेविटी है, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बनेंगे? हाँ सॉरी, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे? दोनों पॉजिटिव। और अगर हम प्रोटॉन फोर्स देखें या इलेक्ट्रॉन फोर्स देखें तो वो हो जाएगी रिपल्सिव फोर्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, जर्नल सिस्टम कंसीडर करेंगे और जर्नल सिस्टम को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का मतलब वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके लिए मैसेज, पोजीशन वेक्टर्स और जो भी रेलेवेंट क्वांटिटीज़ हमें रिक्वायर्ड होंगी वो डिफाइन करेंगे। वो डिफाइन करने के बाद हम अपना अल्टीमेट गोल सामने रखेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? लग्रांजियन या आयलर लग्रांज इक्वेशन में लग्रांजियन को पुट करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ये बिल्कुल पैरेलल स्कीम चल रही होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल होता है F = ma। जब हम उसके थ्रू फोर्स फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन के थ्रू हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उसके थ्रू पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर लग्रांजियन डिफाइन कर लें, लग्रांजियन को हम आयलर लग्रांज इक्वेशन में पुट करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू फिर हम इंटीग्रेशन की तरफ जाके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर, और ऑन दी अदर वे हम उसके थ्रू मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। और साथ साथ हम जो है कंजर्वेशन लॉज वो भी हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ यहाँ पर होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है। तो लग्रांजियन मैकेनिक्स की जो स्कीम है अभी जो मैंने आपको बताई है और जो हम जर्नल सिस्टम डिफाइन करने जा रहे हैं उसमें भी यही होगा कि सिस्टम को डिफाइन करने के बाद सबसे पहले हम लग्रांजियन फाइंड करेंगे। तो आज का टारगेट जो हमारा होगा वो लग्रांजियन फाइंड करना ही होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि लग्रांजियन हम फाइंड करके कंजर्वेशन लॉज भी कवर कर लें, अदरवाइज हम लग्रांजियन जरूर पढ़ेंगे जी। तो कंसीडर a two-body system having masses m1 and m2 placed at positions R1 and R2 from a point, let's suppose उस पॉइंट को O का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है M1 और ये अनदर ऑब्जेक्ट है M2।
और कोई भी मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है ओ, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2। अच्छा जी, ये तो हमने डिफाइन कर लिया। अब क्या होगा, अब जैसे मैंने अभी बताया कि जो इनके दरमियान फोर्स होगी वो कौन सी होगी। देयर इज a force, let's suppose F है, acting between the centers of these objects। अच्छा जी, इनके दरमियान जो सेंट्रल फोर्स है वो है ये वाली, इसको आप F कह रहे हैं। अच्छा, F जो है वो कहाँ पर होगी फोर्स, हम इसके दरमियान कोई पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट बेसिकली मैं बताता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास इसका रोल होगा। तो इन दोनों जो है वेक्टर्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, उन दोनों के दरमियान में कोई पॉइंट चूज कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको सेंटर ऑफ मास का नाम दे सकते हैं, तो वहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर। तो लेट देयर इज a point that is center of mass between m1 and m2। अच्छा जी, वो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, अगर उसका इस रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाया जाए, ये जो आपके पास है रेफरेंस पॉइंट हो, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, लेट्स सपोज मैं इसको कैपिटल R कह देता हूँ, इट्स पोजीशन फ्रॉम O will be R and given as, अगर हम R की वैल्यू फाइंड करें वो क्या होगी, तो वो आप जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है उससे फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज, अगर इस पूरे सिस्टम का हम मास कहें कैपिटल M है, और इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो है R, उसका पोजीशन वेक्टर है R, तो ये M इंटू R बाय डेफिनेशन इक्वल होना चाहिए M1 R1 प्लस M2 R2। ठीक है, ये मतलब कलेक्टिवली पूरे सिस्टम को मैंने कह दिया कि इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे लाई कर रहा है और इसका मास कैपिटल M, पोजीशन वेक्टर R। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अगर रीअरेंज किया जाए देन R विल बी इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब कैपिटल M क्या है, दैट इज सम ऑफ ऑल masses, so it becomes M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया उस सेंटर ऑफ मास का। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, लैग्रांजियन की तरफ। हमने लैग्रांजियन लिखना है, तो अल्टीमेट गोल तो वही है। तो लैग्रांजियन लिखने के लिए इस डायग्राम को ज़रा गौर से ज़हन नशीन कर लें कि ये आपके पास है एक रेफरेंस पॉइंट और दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2, और इस रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2 हैं, और जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर R है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ, वो बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन R1 एंड R2, ये वाला, या M1 एंड M2, ये वाला भी तो कोई वेक्टर है ना। व्हाट इज़ दिस वेक्टर, so let's suppose this vector is R। अब ये R वेक्टर अगर हम फाइंड करें यूजिंग दिस वेक्टर डायग्राम,
तो देखें ज़रा, ये मैं एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये है जी आपके पास R1 और यहाँ पर है R2। जस्ट ये एक स्कीमेटिक डायग्राम आप करें, और इधर है R। जी, ये ऑलमोस्ट है R1 और ये है R2 और ये है R, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर हेड टू टेल रूल यूज करें, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये क्या बनेगा, दिस इज फर्स्ट वेक्टर and this is second vector and this is resultant of these two vectors. So according to head to tail rule R1 from figure, we can say that R1 plus R will be equal to R2. तो यहाँ से अगर आप R फाइंड कर लें, then we have R vector equal to R2 minus R। ठीक है, तो ये इनका इस तरह से पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं लैग्रांजियन की तरफ। इनको मैं इक्वेशंस का नाम दे देता हूँ। जो R की इक्वेशन है ये लेटर ऑन यूज़ होगी। तो लेट्स सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. Now the Lagrangian is the Lagrangian मैंने पहले डिफाइन किया है, that is simply t minus v। अब T अगर आप इस डायग्राम पे गौर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर आपके पास एक किस्म के 3 ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं, वैसे तो 2 हैं, एक है M1, एक है M2, तीसरा आप इस सेंटर ऑफ मास को कह सकते हैं कलेक्टिवली। अच्छा, तीनों के लिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, ये इन जनरल ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। या तो M1 और M2 की लिखी जाएगी या सिर्फ इसकी लिखी जाएगी सेंटर ऑफ मास। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ फिलहाल कि ये जो T है, T को मैं लिख देता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और माइनस V ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है और वो एक्ट कर रही है अलोंग दिस वेक्टर R M1 और M2 के दरमियान, इसलिए ये जो V है दैट विल बी फंक्शन ऑफ R, उस वेक्टर R का ये फंक्शन होगा। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो डिस्कस हम कर रहे हैं, जो सारी डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये लेबॉरेटरी फ्रेम के अंदर। लेबॉरेटरी फ्रेम में आप क्या करते हैं, आप कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आ जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास ही हो जाता है। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये मैं अभी लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यूज़ अगर लिखें तो ये होगा 1/2 M1 R1 डॉट, ये नोटेशन समझते हैं ना आप, R डॉट ये टाइम डेरिवेटिव है, dr/dt, उसको R डॉट लिखा जाता है। तो ये वेलोसिटी है बेसिकली dr/dt। तो ये 1/2 M1 R1 डॉट स्क्वायर। इसी तरह 1/2 M2 R2 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 M R डॉट स्क्वायर माइनस V ऑफ R। अच्छा, ये भी फिलहाल मैंने लिख लिया। अब जो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जो ये आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट,
ये आपका क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। अगर इसको आपने रेफरेंस पॉइंट बना लिया, रेफरेंस पॉइंट को आपने इसको ओरिजिन माना था, इसको आपने 0 माना था, तभी इसका पोजीशन वेक्टर बना था R1 और इसका पोजीशन वेक्टर बना था R2। अब अगर इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम के पॉइंट को हम ओरिजिन मान लें, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम R आपका बन जाएगा 0। इसको आपको 0 यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, देन जो लैग्रेंजियन है दैट विल बी 1/2 m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ r। ये रिड्यूस हो गया लैग्रेंजियन इस फॉर्म। अच्छा, लैग्रेंजियन मैंने बताया, बार का बता रहा हूँ कि यही हमारा टारगेट है। तो इसमें m1 तो हम पहले ही बता चुके हैं, देखना हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि यहाँ पर 2 बॉडी सिस्टम हैविंग मैसेज, हमें पहले से नाम है मैसेज क्या है। तो लैग्रेंजियन में मैसेज के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने पहले से डिफाइन कर लिया कि ये इनके मैसेज हैं। तो अब क्या चीज़ अननोन है, एक है R1 डॉट, दूसरा है R2 डॉट, और ये भी 4 से फाइंड हो जाएगा V ऑफ R। तो ये R1 डॉट और R2 डॉट अब इस प्रॉब्लम में हमारे लिए जो है एक टारगेट है। R1 डॉट और R2 डॉट देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके सामने एक इक्वेशन है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 से मे बी फाइंड हो जाए R1 डॉट और R2 डॉट। तो कोशिश करते हैं इसी को यूटिलाइज करते हैं R1 डॉट और R2 डॉट को, लेकिन इक्वेशन 1 को भी हम साथ इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 को कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं अभी बताता हूँ। ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में भी पुट करेंगे, पुटिंग R इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये बन जाएगा, जो इक्वेशन 1 है दैट विल बिकम 0 इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये बन जाएगा। अच्छा जी, तो इसको रीअरेंज करते हैं, इट बिकम 0 इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। अच्छा जी, एक दफ़ा जब हमने R1 डॉट फाइंड करना है, ये स्कीम ज़रा समझ लें कि यहाँ पर हम R1 डॉट फाइंड करना चाह रहे हैं और R2 डॉट फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर हमने R1 डॉट फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा उस इक्वेशन में R2 एंड वाइस वर्सा। अगर हम R2 डॉट फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा R, यानी कि ये इक्वेशन है ना हमारे पास, R इक्वल टू R2 माइनस R1, जो इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 की मैं बात कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 के थ्रू अगर आपने R1 डॉट फाइंड करना है तो आपको R2 एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही प्रॉब्लम में दोनों फ्रेम यूज कर लें? नहीं, ये पॉसिबल है, आप किसी एक फ्रेम में ही काम करेंगे। तो पहले सर वो डायग्राम लेफ्ट फ्रेम में और यहाँ पे आके R2 सब्स्टिट्यूट, वो तो आप वेरी फेमिलियर है ना लेफ्ट फ्रेम से, जो कॉमनली हम बात, जैसे हम बैठेंगे लेफ्ट फ्रेम में बैठेंगे, तो हम जब भी बात करेंगे लेफ्ट फ्रेम की बात करेंगे। तो अपने सिस्टम को हमने रिड्यूस किया और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लेके आए, तो उसके लिए कैलकुलेशन आसान है, इसलिए हम सेंटर ऑफ फ्रेम की तरफ जा रहे हैं। सर एक और मेथड भी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हम डायरेक्ट R को 0 सब्स्टिट्यूशन करें, हम जो है वो लैग्रांज को यूज़ करके लिविंग मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव 0 सब्स्टिट्यूशन करके वहाँ से हम R की जो फाइंड आउट करके उसके जो नेचर है हम जस्टिफाई कर सकते हैं। आप मैंने ये क्लेम ही नहीं किया कि ये यूनिक मेथड है, मल्टीपल मेथड्स हैं। तो जो आप बता रहे हैं उसके अलावा भी मेथड है
कि हम इसको ट्रिगर करें थोड़ा सा, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ऊपर मूव करवाएं, ऊपर मूव करवा के, और आर को हम कहें इसमें कितनी वेरिएशन आई है, डी आर की वेरिएशन आई है, तो इन्फिनिटेसिमल वेरिएशन के थ्रू भी हम फाइंड कर लेते हैं। मल्टीपल मेथड्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। तो आपको जो भी आपके लिए कन्वीनियंट मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। जी, तो मैं बात कर रहा था इसकी कि हमने, क्योंकि इधर टारगेट है R1 डॉट फाइंड करना और R2 डॉट फाइंड करना, तो ये मेथड मैंने इसलिए शायद अडॉप्ट किया है कि ये एक किताब थी मैंने लिखी थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो उसमें मैंने स्कीम यही रखी है सारे प्रॉब्लम्स में कि सेम मेथड मैं लेके चल रहा हूँ कि पहले हम सिस्टम डिफाइन करते हैं, उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफाइन करने के बाद लैग्रांजियन की तरफ जाते हैं, उसको अलग लैग्रांज इक्वेशन में पुट करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, उसके थ्रू फर्दर हम जो भी चीज़ें फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड करते हैं। तो उसमें बस ज़रा ये है कि एक सिमेट्री बरकरार रहती है, इसलिए मैं इस मेथड को लेके चल रहा हूँ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले लेट्स सपोज हमने R1 डॉट फाइंड करना है। अगर R1 डॉट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, अगर देखें यहाँ पर हमें रीअरेंज करके क्या बनाना पड़ेगा, ये मैंने अभी बताया कि आपको R2 एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट मीन्स कि R2 की वैल्यू यहाँ से अलग कर, R2 की वैल्यू अगर अलग करते हैं तो ये बन जाती है R प्लस, ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यही जो अभी इक्वेशन बना, यूजिंग R2 इक्वल्स टू R प्लस R, ये अगर हम यूज़ करें तो ये क्या बन जाएगा, देन इट बिकम 0 इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 into R plus R1, that is equal to M1 R1 plus M2 R plus M2 R1। और हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को, तो इनको अगर कंबाइन कर लें देन इट बिकम्स M1 प्लस M2 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R, और R1 बेसिकली हमने फाइंड करना है, तो इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये M1 प्लस M2 इंटू R इक्वल्स टू नेगेटिव M2 R, ये R1, और अल्टीमेटली R1 यहाँ से आ गया नेगेटिव M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू R1। अच्छा R, सर अभी भी हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि हमने R1 डॉट फाइंड करना है। तो अब ये करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए देन इट बिकम्स R1 डॉट इक्वल्स टू माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू R डॉट। अब इसी तरह से जब हमने फाइंड करना है R2 डॉट, उसके लिए इसकी बजाय अनदर इक्वेशन यूज करेंगे। अब वो इक्वेशन कौन सी है, नाउ यूजिंग R1 इक्वल्स टू R2 माइनस R। इसको आप किसी इक्वेशन का नाम दे दें, इसमें यूज कर लें। इन इक्वेशन 3 जो इक्वेशन है, अगर उसमें ये वैल्यू पुट की जाए देन 0 बिकम्स इक्वल टू, बल्कि इसको कहना चाहिए 3, नीचे वाली इक्वेशन जी। तो अब अगर ये वैल्यू पुट की जाए, ये बन जाएगा M1 R1 की जगह ये आ जाएगा R2 माइनस R एंड प्लस M2 R2, ये बन गया M1 R2 माइनस M1 R
प्लस m2 r2, अब यहाँ से r2 कॉमन एंड इट बिकम्स m1 प्लस m2 इंटू r2 माइनस m1 r, और रीअरेंज करेंगे देन r2 अल्टीमेटली बिकम्स प्लस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r, और r2 डॉट अगर फाइंड कर लें इट बिकम्स m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू r डॉट। तो ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं जो अल्टीमेटली हम पुट करेंगे उस लग्रांजियन वाली इक्वेशन में। अगर ये लग्रांजियन वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो नाउ Lagrangian becomes L equal to 1 by 2 m1 r1 डॉट स्क्वायर। तो ये है जी आपके पास r1 डॉट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लेंगे देन इट बिकम्स m2 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू r डॉट स्क्वायर प्लस 1 by 2 m2 इंटू m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू r डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ r। तो यहाँ से 1 by 2 एंड m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 स्क्वायर कॉमन एंड वी लेफ्ट विद m2 प्लस m1 इंटू r डॉट स्क्वायर कॉमन, r डॉट स्क्वायर मैंने राइट साइड से कॉमन ले लिया एंड माइनस v ऑफ r। तो ये देखें ये b फैक्टर बिल्कुल सिमिलर है, तो ये एक फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाता है एंड वी लेफ्ट विद L इज इक्वल टू 1 by 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ। लेट्स सपोज दिस इज म्यू, मैं बताता हूँ म्यू क्या है, माइनस v ऑफ r। अब ये जो मैंने म्यू लिखा है ये क्या है, वेयर म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इज रिड्यूस्ड मैस। ये बेसिकली आप कह लें कि उस पूरे सिस्टम का मैस है, अगर हम उसको कंसीडर करें कि वो सेंटर ऑफ मैस पे लाई करता है तो ये उसका मैस आ जाता है। अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये लग्रांजियन आ चुका है जो हमारा टारगेट था फाइंड करना। तो इसको आइलर लग्रांज इक्वेशन में पुट करके फर्दर हम चीज़ें फाइंड कर सकते हैं और कंजर्वेशन लॉज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, सॉरी वेरीफाई कर सकते हैं, और फर्स्ट इंटेग्रल फाइंड कर सकते हैं, और केपलर्स लॉज भी हम इसी से लेके चलेंगे। जी सर, जो हमारा पहला संग्राम है इसमें कैपिटल आर हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, तो हमें उसकी नीड के ऊपर ही डिपेंड करनी थी। अगर हम डायरेक्ट इसे स्किप कर दें तो ऐसी कौन सी फिजिकल इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम की जो मिस हो सकती है? मैंने जब डिफाइन किया मैंने उसी वक्त ये लफ्ज़ बोले थे कि ये टेक्निकली ठीक नहीं है, आर को इसके अंदर लेके आना। इसमें दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने ये कहा था, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था कि अगर हम आर वाली टर्म भी शामिल कर लें तो ये अल्टीमेटली ज़ीरो है। तो अगर यहाँ पर ये ना लिखे फिर भी ये ठीक हो, मतलब सिस्टम की फिजिकल इंफॉर्मेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये टर्म यहाँ पर स्किप कर दें। ये तो सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए कि ये पूरा सिस्टम है इस तरह से, इसमें ये तीन टर्म्स है और ये अल्टीमेटली ज़ीरो हो रहा है। अदरवाइज जब हमने बात कर दी सेंटर ऑफ मैस की तो ये टर्म इसमें शामिल ही ना करें, यहाँ पर भी ये स्किप करें।
ये गैर ज़रूरी टर्म जी। अब रिड्यूस मैथ्स की बस मैं डिस्कशन थोड़ी सी करके तो आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा शार्ट टाइम है। तो अब जो सेंटर ऑफ ये रिड्यूस मैथ्स है आपके पास, इसमें दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि इफ m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, अगर ये आ जाता है तो म्यू क्या बन जाएगा। अगर हम m1 को m2 के कंपैरिजन में इग्नोर कर दें तो यहाँ से आप देखते हैं ये टर्म भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और m2 की टर्म रह जाती है। तो ये म्यू जो है वो अप्रोच करेगा 0 को। अगर म्यू जो है वो अप्रोच करेगा 0 को, तो उस सूरत में आप ये कह सकते हैं जैसे कोई ये ऐसा सिस्टम है जैसे सन या अर्थ, और मैं अगर अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ तो मेरे ऊपर अर्थ कितनी फोर्स लगा रहा है और मेरा लग्रांजियन क्या हुआ, तो उसमें ये टर्म इग्नोर हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। ये टर्म हो इग्नोर होके लग्रांजियन आपका क्या बन जाएगा, लग्रांजियन ऑलमोस्ट बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है अगर m1 इक्वल आ जाए m2। ये वो कंडीशन है जब एक ऑब्जेक्ट बड़ा होता है एक ऑब्जेक्ट छोटा होता है। जैसे सन या अर्थ सिस्टम भी देख लें, उसमें भी ऐसे ही है कि सन जो है वो वेरी लार्ज है इन कंपैरिजन विद अर्थ। और ये वो सिस्टम है जब आप कह लें कि इक्वल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। और ये पहली कंडीशन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए भी ट्रू है, क्योंकि प्रोटॉन का मैस जो है वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। अच्छा, अगर दोनों मैसेज इक्वल हो जाएं तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में म्यू ऑलमोस्ट बन जाएगा m1 या m2 के। तो यानी कि फिर आप ये कह लें कि जब दोनों मैसेज इक्वल हैं उस सूरत में जो आपके पास ये 1/2 का सर उसका हाफ। तो ये ऑलमोस्ट लग्रांजियन आपका बन जाएगा अगर आप ये रिड्यूस कर लें 1/2 m1 आइदर m2 कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये लग्रांजियन ऑलमोस्ट बन जाएगा 1/4 m1 r1 डॉट स्क्वायर माइनस म्यू ऑलमोस्ट लग्रांजियन ये बन जाएगा। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखी है इसके अंदर m1 प्लस m2 का स्केयर है और दूसरी साइड पे m1 का स्केयर है। तो सर कि जहाँ पे आपने नीचे वाली लाइन में कैंसिल किया तो सर वहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, m2 स्केयर प्लस m1 स्केयर। ये m1 ये वाला m1 ऐसे चल जी ठीक हो गया। जी अच्छा, ये m2 स्क्वायर है, 1 ऑफ m2 मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। ठीक है, और स्क्वायर खत्म हो गया, सिर्फ m2 रह गया। और ये पूरी टर्म ये पूरा फैक्टर एज सच मैंने कॉमन ले लिया, और ये वाला फैक्टर भी मैंने एज सच राइट साइड पे कॉमन ले लिया। इसी तरह नेक्स्ट टर्म के अंदर 1/2 कॉमन चला गया और m2 ये कॉमन आ गया और 1 ऑफ दी m1 वो कॉमन आ गया और यहाँ पर ओनली m1 रह गया, बाकी सारे फैक्टर कॉमन चले गए। सर तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले टर्म में तो 3 आएंगे, मतलब m1 जो है वो 3 है, और अगर नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 2 बनेंगे। ये आपके पास इक्वेशन ठीक है। अच्छा जी, अब ये 1/2 और m1 ये जो पहली टर्म है, पहली टर्म के अंदर ये मौजूद है और दूसरी टर्म में ये पार्ट वाइज आप कह लें 1/2 का ये फैक्टर है और एक m1। अब दोनों में मैंने अभी ये सर्कल किए जो कॉमन है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिए 1/2 और ये m1, ठीक है। अच्छा, अब
नेक्स्ट यहाँ पर एक है M2 और साथ ये साथ। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये M2 ओनली वन M2 और ये साथ, ठीक है। तो M2 जो कॉमन है वो यहाँ पर लिखा गया और ये वाला फैक्टर यहाँ पर लिखा गया और R डॉट स्क्वायर वाला फैक्टर यहाँ पर लिखा गया। अब जो सर्कल नहीं किए वो देखिए, ये वाला मैंने स्क्वायर सर्कल नहीं किया, इसका मतलब है एक M2 का फैक्टर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर M1 स्क्वायर सर्कल नहीं किया तो एक M1 यहाँ पर आ गया। ये तो आप वर्किंग करेंगे, ये अलजेब्रिक सिंपल कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, सर मैथमेटिकली तो हमने रिड्यूस मास निकाल दिया, रियल वर्ड में हम इसको कैसे समझेंगे कि रिड्यूस मास? रियल वर्ड में देखें, जैसे अभी मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है, ये अगर फर्ज करेंगे दोनों मैसेज इक्वल हैं तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में तो जो रिड्यूस मैस होगा वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि दोनों सिस्टम, दोनों पार्टिकल्स को मिला के हाफ हाफ दोनों की कंट्रीब्यूशन है, आप ये कह लें उस पूरे सिस्टम के अंदर। अब जो जो मैस डोमिनेट करता जाएगा, जैसे M2 डोमिनेट कर रहा है, M1 की वैल्यू कम है, तो पूरा सिस्टम जो है उस ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डोमिनेट करेगी और उसकी फोर्स भी डोमिनेट करेगी। तो सारे जितने भी रेलेवेंट आप कह लें कि पैरामीटर्स हैं, वो जिसका मैस ज़्यादा होगा तो उसकी तरफ डोमिनेट करते जाएंगे। अब रिड्यूस मैस है, उसके अंदर दोनों टर्म्स शामिल हैं। रिड्यूस मैस के अंदर M1 भी शामिल है, M2 भी शामिल है, लेकिन अगर M1 लेट्स सपोज वेरी स्मॉल हो जाए तो हम M1 को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सर मैं शायद अपनी बात कह नहीं पाया, देखिए सर अगर हम देखें तो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्टिव इफेक्ट देखें तो वो तो पूरी लाइन के अंदर सेम मिलेगा दोनों का, सेम मल्टीपल में आ रहा है ऐसे में सर। अगर हम देखें उनका कि वैसे भी ये लीनियर टर्म्स हैं और स्केलर टर्म्स हैं, ऐसे ना सर, ऐसा किसी भी पॉइंट के ऊपर हम मास सम अप होगा रिड्यूस कैसे होगा, मुझे तो समझ नहीं आया सर। सम अप आप किसको कह रहे हैं? लीनियर टर्म्स और स्केलर टर्म्स है ना सर, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो इनका मल्टीपल ही है, तो मास तो सम अप हो रहा है, रिड्यूस क्यों कहते हैं हम इसे, और रिड्यूस किस सेंस में ये रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस इस सेंस में है कि आप ना दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को ट्रीट करने की बजाय उस पूरे सिस्टम के एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वो आपका टू बॉडी सिस्टम रिड्यूस होके वन बॉडी सिस्टम में रहेगा। इस सेंस में हम कह रहे हैं रिड्यूस, मतलब मास ऐसे रिड्यूस। और ये सिर्फ मैंने टू बॉडी के लिए लिखा है, अगर आपके पास मैनी बॉडी सिस्टम भी होगा तो उसमें भी इसी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैस कम हो गया, रिड्यूस कहने का मतलब ये नहीं कि मैस दोनों ऑब्जेक्ट्स का कम हो गया, वो रिड्यूस होके सिंगल बॉडी में आ, वो जो सेंटर ऑफ मैस वाला पॉइंट है उसी पे लाई कर रहा है सारा। ये इस पॉइंट का आप कह लें जितना मैस हो जाएगा वो पूरे सिस्टम का मैस हो जाएगा। पहले इफेक्टिवली जो दो मैसेज की कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट आना था थ्रू कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटिंग सेपरेटली, हम उसकी जगह सिंगल किस मैथ से रिप्लेस करेंगे, रिजल्ट सेम रहे, क्योंकि वो जो रिजल्ट म्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू आती है वो स्मॉलर मैथ से भी कम आ जाती है जब आप इस फार्मूले में पुट करते हैं। ये बता M1 M2 और M1 प्लस, आप दो मैसेज ले रहे हैं 10 ग्राम 900 ग्राम, इसमें पुट करके देखें तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो 10 से कम होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूस। स्मॉलर से भी कम हो जाता है तो इफेक्टिवली कम मैथ जैसे वो एक मिलता है। हो गया लाइट अच्छा नहीं बस कर ले, आपका इतनी था लेक्चर, बस उधर भी जाना है। अच्छा अच्छा, अभी वो बारिश हो रही है, चलें थोड़ा सा उधर थोड़ी देर सर में। दूसरा था कि आपने अच्छा ये ऑनर सर रियाजुद्दीन के साथ आपने पढ़ा है, तो उनके बारे में थोड़ा बता दें, वो कैसे थे और किस तरह वो पढ़ते थे। चल ये मेरा कल बंद कर लें। आ जाए मिशन इस पे।
चले मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता आ जाए हूँ। इस पे या आपने जब मैं कायदा यूनिवर्सिटी में गया तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी वाक़या है कि हमने देखा वो डिपार्टमेंट जो है मतलब ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है एक साइड पे, फर्स्ट फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर में हम बैठे हुए थे बेंच पे, तो हमने देखा कि एक बाबा जी हैं और वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक बाबा जी नीचे आ रहे हैं। और फिर जब हम फर्स्ट फ्लोर पे गए जाके देखा क्लासरूम में वही बाबा जी खड़े हुए। तो हमें ये फर्स्ट इंटरेक्शन था, हमें बड़ी हैरानगी हुई कि अभी तो ये जो टीचर थे हमारे वो नीचे जा रहे थे, अभी ये क्लासरूम के अंदर खड़े हुए हैं पढ़ा रहे हैं। तो फिर हमने अपने सीनियर्स से जब दरियाफ्त किया, उन्होंने फिर बताया कि ये दो ट्विन ब्रदर्स हैं, एक फ़याज़ुद्दीन साहब हैं, एक रियाज़ुद्दीन साहब हैं। अच्छा, तो बिल्कुल शक्लें उनकी मिलती और हमें पहचान नहीं थी। फिर आखिरकार हमने उनकी एक पहचान ढूंढी कि जो थे रियाज़ुद्दीन साहब, उनका एक दांत थोड़ा सा बाहर था और जो फ़याज़ुद्दीन साहब थे उनका दांत अंदर था। तो दांत जब उनका नज़र आता था फिर हमें पहचान होती थी कि ये रियाज़ुद्दीन साहब हैं और दूसरे फ़याज़ुद्दीन साहब। फिर ऐसा ऐसा इंटरेक्शन होती गई, फिर हमें खैर पहचान होना शुरू हो गई। ये फर्स्ट इंटरेक्शन मैं बता रहा हूँ उनके साथ था। तो फिर हमें पहचान होना शुरू हो गई उनकी। और फिर जब हम ये एमफिल की बात हो रही है, तो एमफिल में जब रिसर्च की तरफ जाना था उससे पहले कुछ कोर्सेज पढ़ने थे, और डेफिनेटली जिसमें इंटरेस्ट आपका होता है आप वही कोर्सेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरा चूँकि इंटरेस्ट था हाई एनर्जी फिज़िक्स में, तो उसके रेलेवेंट ही कोर्सेज जैसे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी है। एक कोर्स ऑप्शनल था हमारे पास ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हमने जितने लोगों ने जाना था हाई एनर्जी फिज़िक्स में, हमने सर से रिक्वेस्ट की रियाज़ुद्दीन साहब से कि आप हमें वो कोर्स पढ़ा दें। तो उन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट मान ली। हम गालबन 8 लोग रजिस्टर हुए उस कोर्स में। तो फिर वो कुछ शौकिया थे और कुछ पढ़ने वाले थे, 4 लोग उनमें से छोड़ गए, हम सिर्फ 4 लोग रह गए। वो कोर्स हमने जो है ग्रुप थ्योरी का उनसे पढ़ा और फ़याज़ुद्दीन साहब से हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी का कोर्स पढ़ा। तो वो पढ़ने के बाद फिर रिसर्च की तरफ आ गए। अब रिसर्च के लिए हमें जाना होता था एनसीपी में, नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स जो है, तो उधर जाके उनसे रिसर्च कर जो है रिसर्च वर्क करते थे। तो मेनली हमें रिसर्च रियाज़ुद्दीन साहब के अलावा उनके स्टूडेंट थे डॉक्टर इश्तियाक साहब, तो उन्होंने गाइड किया सारा। तो लेकिन जो प्रॉब्लम होता था हम रियाज़ुद्दीन साहब से जाके भी डिस्कस करते थे। अच्छा, फिर ये स्टडी तो उनके मतलब ठीक है सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। स्टडी के अलावा जो स्टूडेंट्स के साथ जैसे वो ट्रीट करते थे कि कभी हमें जाना होता था एनसीपी, और जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है उसमें फ़ासला अगर आप पैदल जाएं तो तकरीबन आधा पौना घंटा आपको लगता है, और बस के ज़रिए जाएं तो 15 मिनट लग जाते थे। तो कभी हम बस में जाते थे, तो 1-2 दफ़ा चांस हुआ कि पैदल भी गए हम। तो लेकिन अक्सर ये होता था कि 2-3 स्टूडेंट जो होते थे वो रियाज़ुद्दीन साहब के साथ उनकी गाड़ी में ही बैठ के चले जाते थे। मतलब उनकी ये आप कह लें कि दरिया दिली देखें कि वो लाजमी कोशिश करते थे कि किसी स्टूडेंट को अपने साथ लेके जाए, अकेले नहीं हो जाते थे। और फिर उधर भी जाके एनसीपी में भी कोई भी काम होता था हम उनके पास ले जाते थे। लेकिन असल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि जब मेरी जॉब शुरू होगी, एमफिल के दौरान ही मेरी जॉब शुरू होगी, अपॉइंटमेंट होगी मेरी। तो जब अपॉइंटमेंट होगी, रिसर्च वर्क मेरा चल रहा था, तो प्रैक्टिकल मेरे रिसर्च थी सारी। तो थीसिस लिखने की जब बारी आई, तो थीसिस मैं लिखता था तकरीबन 15 दिन बाद एक चैप्टर में लिखता था। एक चैप्टर लिख के मैं उनको सैटरडे वाले दिन भेजता था, ईमेल के ज़रिए मैं भेजता था। सैटरडे को रात को तकरीबन 9 या 10 बजे मैं भेजता था एक चैप्टर, और संडे को मेरा उनके साथ टाइम तय होता था। संडे वाले दिन मैंने एनसीपी जाना होता था। ये ड्यूरिंग जॉब में बात कर रहा हूँ।
तो संडे वाले दिन जब मैं उनके पास तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पहुंचता था, तो वो एनसीबी में बैठे होते थे अपने ऑफिस में और मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। अच्छा, जब मैं जाता उनके पास सलाम दुआ होने के बाद, वो ये नहीं कहते कि अब डिस्कशन शुरू करें रिसर्च। तकरीबन आधा घंटा उन्होंने मुझसे क्या डिस्कशन करनी, उन्होंने मुझसे ये पूछना कि आप जिस कॉलेज में हो वो कॉलेज कैसा है और उसके मुलाजिम कैसे हैं और प्रिंसिपल का रवैया कैसा है। फिर मुझसे ये पूछना शुरू कर देना उन्होंने कि आप जहाँ पे रहते हो तो उस रूम की क्या कंडीशन है और उसकी सफाई होती है नहीं होती, उसके कबर्ड्स कैसे बने हुए हैं और उन पे पेंट उतरा हुआ है या नहीं उतरा हुआ, और वॉशरूम की सफाई होती है। यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें पूछनी जो आमतौर पे एक बाप भी अपने बेटे से नहीं पूछता। इतना वो किसी स्टूडेंट को ऑन करते थे। तो ये आधा घंटा उनके साथ ये सारी डिस्कशन होनी, ये डिस्कशन होने के बाद फिर रिसर्च का काम शुरू होना। बात करने का मकसद ये है कि वो बाकी एक लेजेंड थे जो किसी स्टूडेंट को ऑन करते थे, और फिर रिसर्च के दौरान हमने उनसे क्लर्की भी सीखी। अब ये कहने को एक बड़ा माइनर सा लफ्ज़ है। क्लर्की का मतलब ये है कि हमने उनसे ये भी सीखा कि कंप्यूटर पे एक चैप्टर कैसे टाइप करना है और उसमें गलतियाँ कैसे निकालनी हैं, और फिर फाइल एक अलमारी से कैसे निकाल के लेके आनी है। और उनका बताने का, ये सिखाने का सारा मकसद क्या था कि जब भी हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो हमें किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आजकल के स्टूडेंट, सॉरी टू से, हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि सर तो हमसे अपने सारे काम करवाते हैं, घर के काम करवाते हैं और इररेलेवेंट काम करवाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं और ये मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए। तो आगे ज़िंदगी में कहीं भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो लेकिन आज की नस्ल जो है वो ज़रा और तरह की है और वो समझते हैं कि हम सिर्फ जिस काम के लिए आए हैं वही ठीक है, वो काम करने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका सुपरवाइज़र या आपके टीचर आपको कोई भी इररेलेवेंट, वो बेसिकली इररेलेवेंट नहीं होता, वो सुपरवाइज़र की इनडायरेक्टली आपकी ही हेल्प होती है, क्योंकि आप उनका अगर कोई काम उस वक्त में कर रहे होते हैं, वो आपके लिए सोच रहा होता है कि आपको कहाँ पे ईज़ देनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ऐसे काम करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करनी चाहिए। तो ये शॉर्ट सा मैंने आपको बताया है। बाकी उनके साथ एक अरसा गुजरा है 3-4 साल का। एमएससी में भी उनके साथ इंटरेक्शन होते थे, एमफिल में तो फिर रिसर्च में आ गए उनके साथ। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि उनसे पीएचडी नहीं कर सका मैं। जब उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उनकी सेहत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि अब मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। तो ख्वाहिश थी ये कि उनके साथ काम किया जाता मज़ीद। बाकी आपसे भी यही गुजारिश है कि आपके जितने भी टीचर्स हैं वो आपके लिए एक लेजेंड की शक्ल है। इसलिए आप जो है उनका कोई भी काम, ख़ास तौर पे रिसर्च वर्क, जितना सीखा जा सकता है उनसे लाजमी सीखें, क्योंकि बाद में ये मौका जो है हाथ से गुजर जाता है, मौका आपको नहीं मिलता। फिर बहुत सारे लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वक्त ले लिया। Thank you so much, sir.